हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सिटी एकेडमी में स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। पहली बात कि 11th-12th का रिजल्ट तो जारी होने वाला है आज। दूसरी बात गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम आप लोग को 80 नंबर का तैयारी करवा रहे थे और आज से ठीक है आप लोग का 40 नंबर का भी सेट शुरू होने जा रहा है, जो कि सभी लोग के लिए समान है, चाहे आप 9th-10th का हो या 11th-12th में हो। ठीक है, सभी का 40 नंबर समान होगा, पेपर सेम होगा। तो उसके लिए अभी आप तैयारी आप लोग का इस प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दिया गया है। आज इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा ग्रुप में और आप कल ठीक है कल इसका वीडियो आ जाएगा। आप एक दिन पहले आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ एक दिन पहले आपको पीडीएफ दिया जाता है और दूसरा दिन उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। एक दिन पहले देने का मकसद यह है हमारा कि आप पहले इसको बना के देखिए कि आपका कितना नंबर आता है। पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद आप वीडियो को देखिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। पहले अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आपका कितना नंबर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। आज आपका पीडीएफ डला जाएगा ग्रुप में। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं धीरज सीटेट एकेडमी से, तो सबसे पहले इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो हम लोग पढ़ आज का सेट नंबर 3 है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। चलिए, तो हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस की ओर। ये वीडियो जो है आपका 40 नंबर वाला, ये प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे। ठीक है, प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट। चलिए, तो आज का नेक्स्ट क्या है हम लोग का है पार्ट सेट 3। ठीक है, इडुटेरिया का ये सेट चल रहा था हम लोग का, जो कि हम लोग 2 खत्म कर चुके हैं। इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का आपका 40 नंबर रहेगा और हिस्ट्री से आपका 40 नंबर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा जूम करने से फटने लगता है। चलिए, ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, इसका राइट आंसर कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 नंबर, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ। ठीक है, तो इसका पहला प्रयोग कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है, तो वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद कितना में रखा गया है, ये आपका अनुच्छेद 360 में रखा गया है। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अगर पूछे, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद कितना में है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। और अगर वित्तीय आपातकाल पूछेगा, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 360 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं और लोकसभा भी होते हैं। यानी कि जब तीनों मिलते हैं तो संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। ठीक है, तो किस वर्ष बना था, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 340 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या है? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना? ठीक है, तो कब वैध माना था? तो 1992 में माना था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मूल संविधान के द्वारा। ठीक है, मूल संविधान के द्वारा इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो इस पहले भी हम बता चुके थे, पार्ट 1 में, सेट 1 में ही बताया गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी पथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। कौन कौन शब्द को जोड़ा गया है? समाजवादी पथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान की 1976 के तहत, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आइए, 11 में क्या है? स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? ठीक है, तो किसका रहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के, ठीक है, पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन 1972 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको असत्य कथन चुनना है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप देख लीजिए, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ये तो सही बात है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो ये भी आपका सही है। इसने भाषी राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, ये आपका असत्य है, यानी कि गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्या है? ब्रिटिश भारत में राजबाड़ों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1565। कितनी थी? तो 1565 थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आप ही लोग का डिमांड था कि सर, एक दो लोग बोल रहे थे कि सर व्याख्या में थोड़ा लेट हो जा रहा है, 1 घंटा का वीडियो बन जा रहा था, तो उम्मीद करते हैं कि अभी 30 से 40 मिनट के बाहर वीडियो नहीं जाएगा। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे इसको हम लोग। आइए, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया? ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिली थी? ठीक है, तो कहाँ मिली थी? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की थी? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें आंसर में फॉल्ट है। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा था? ठीक है, तो कौन सा शर्त रखे थे? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। ठीक है,
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, ठीक है, ये किस लिए जाना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। वर्ष 1975 में क्या हुआ था, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय यहाँ के पीएम कौन थे, आपातकाल जब लगा था तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना होगा इंदिरा गांधी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। और ये जो था आपातकाल, ये कम से कम 2 साल तक चला था, 75 में लगा था, ठीक है, 77 तक चला था। चलिए अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो किसने किया था, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो कुपरिणाम क्या है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, अलगाववाद, ठीक है, अलगाववाद इसका कुपरिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सूचना के अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुई थी, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, आइए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 543। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आइए, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बाद में देख लेंगे ऑप्शन को, इसमें मिलान करना है आपको। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है, तो शासन की संसदीय प्रणाली ये किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक, यानी कि यूके से लिया गया है। चलिए, आपातकाल संबंध कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का आपका 1 हो जाएगा। तो देखते हैं 1 का 2 और 2 का 1 किस में है, 1 का 2, 2 का 1, देखिए 1 का 2, 2 का 1 मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 29 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा बयान जो है वो गलत बयान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र में सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये आपका गलत बयान है, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है, एक सही बयान कौन सा है, इसमें आपका सही बयान पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होती है, एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 31 का स्पीकर की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में क्या है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया था, ठीक है, तो कब पारित किया गया था, 1955 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, आइए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1950, जनवरी 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है, ठीक है, ये किसमें निहित है, तो ये आपका जनता में निहित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था, ठीक है, तो ये कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था, तो त्रिस्तरीय स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, ठीक है, तो
36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? आइए, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है तो कितनी है? ये तो सबको पता होगा, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। अब अनुच्छेद अगर कभी पूछ ले कि अनुच्छेद कितना के तहत, तो अनुच्छेद 69 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 40 का आंसर क्या होगा? 1977 में। ठीक है, तो देखिए हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए मात्र 15 मिनट या 16 मिनट में। ठीक है, अब 15 या 16 मिनट में हम लोग इतिहास भी खत्म कर देंगे और 10 मिनट आपको उधर लगेगा, यानी कि 40 मिनट में वीडियो समाप्त। इसलिए क्योंकि 2-4 लोग का आ रहा था कि सर आप व्याख्या करते तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन हम इसलिए व्याख्या करते हैं ना कि उससे रिलेटेड आपका 2-4 प्रश्न आगे बन सके। ठीक है, इसलिए नहीं करते कि हम आपका टाइम लेना चाहते हैं। लेकिन अब आप लोग का मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता के निकल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इतिहास 41 से यहाँ शुरू होता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो थी 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। चलिए, तो चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता तो डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सन्यात सेन के सिद्धांत हैं, तो कौन से सिद्धांत थे? तो इनका जो सिद्धांत था वो राष्ट्रवाद भी था, लोकतंत्रवाद भी था और सामाजिक न्याय भी था। ठीक है, तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई? तो चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई थी? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर ए अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया के मतलब कौन थे? तो लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाजपत राय यहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। ये आपका गलत है। ठीक है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 48 की अगर हम बात करें, क्या है? निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो कौन देखता था? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? आसफ अली देखता था। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 51 नंबर में क्या है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। 52 में क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो किस जेल में भेजा गया था? तो ये आपका पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये आपका यूसुफ अली ने दिया था। ठीक है, और इसको प्रचलित किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ तक? 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन एस वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, क्या ये कथन सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। आर बोलता है, कथन बोलिए आर यानी करने का मतलब कारण क्या है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में
वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि ए और आर, एस और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 54 का ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? ठीक है, तो किस सन में हुआ था? तो ये आपका 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ठीक है, तो 57 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किसने निभाई थी? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ठीक है, तो याद रखिएगा 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। कब के थे? 1 अगस्त 1920 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 में क्या है, आइए, निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थगित की गई? ठीक है, तो कौन सा स्थगित, स्थगित की गई थी? तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें देख लीजिए, आपको बताना है 1 2 3 4 में। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बता दें काशी विद्या, ठीक है, देखिए 20-22 की बात कर रहा है, ठीक है, तो काशी विद्यापीठ, ठीक है, ये बनारस में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में। पहला का हो जाएगा 1921, यानी कि 20-22 के बीच में, सही है। गुजरात विद्यापीठ ये आपका अहमदाबाद में, ठीक है, ये आपका 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, तीसरा हो जाएगा आपका जामिया मिलिया, ये कहाँ हुआ था? ये अलीगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापित किया गया था तो 1920 में। यानी कि तीनों का तीनों आपका सही है। 4 नंबर जो है वो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, ये तो बनारस में था। इसका स्थापना जो था 1916 में, ठीक है, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किए थे। इसकी स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रवर्तन किया? ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना होगा 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। तो उसमें किसका शासनकाल था? तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना है? देखिए लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिए 1876 से लेके 1880 के बीच में। ठीक है, 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन का था। और लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो ये 1880 से लेकर, ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक थे। 1884 तक कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन की अगर देखा जाए इनका कार्यकाल तो ये हो जाएगा 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, 1905 तक। अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो ये कब से कब तक थे? तो इनका हो जाएगा 1813 से, याद रखिएगा 1813 से लेकर 1823 तक। अब बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ना, ये आपका हुआ था 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। ठीक है, तो 1878 में हुआ था। तो किसके बीच में आ जाएगा? तो लॉर्ड लिटन का हो जाएगा 76 से लेकर 80 तक। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, तो किस पे विशेष जोर दिया गया था? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो देखिए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में, ये तो सही है। कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, ये भी सही है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में, ये भी सही है। चुआर विद्रोह कहाँ? मध्य प्रदेश में, ये आपका गलत है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं, ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बंगाल में, बंगाल के मिदनापुर में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है।
आपसे नहीं पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न 65 में क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं। ठीक है, चलिए 65 में क्या है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कहाँ गया, चंदावर के युद्ध में, ठीक है, 1194 में, ठीक है, पराजित किया था। अगर हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लिख लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध में कौन जीता था, तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, ठीक है, मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1912, ये आपका, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा आपका 1991 में, लिख देते हैं हम। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। क्या है सब 1100, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट दोस्तों, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते डाटा पे हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। ये जो डाटा लिखा हुआ ना, ये पूरा का पूरा गलत लिखा हुआ है, हम इस पर ध्यान नहीं दिए थे। अब ध्यान में आया, थोड़ा सा आप लोग सुधार कीजिएगा। देखिए पहला क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, ठीक है, तो चंदावर का युद्ध में पराजित किया था, ये तो हम लोग सबको पता है। लेकिन क्या 1194 में ये सही है, इस पर सोचिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये डाटा आपका बिल्कुल सही दिया होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, 1100 कहाँ गया, 1991 यहाँ लिख दिया, यहाँ ठीक है, यही डेट आपका गलत लिख दिया है, यहाँ 1900 नहीं होता, यहाँ 1191 होता, यहाँ पे थोड़ा आपका गलत लिखा हुआ है। अब ये 1912 लिखा हुआ, ये भी आपका गलत है, यहाँ पे 1192 होता, ये दोनों का दोनों ये आपका क्या है, तो गलत है। तो डाटा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या किया था, जीत गया था, ठीक है, उसमें विजय हुआ था कौन, पृथ्वीराज चौहान, हारा कौन था, मोहम्मद गौरी। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी जो था वो विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था, तो गौरी आपका विजय हुआ था, ठीक है, द्वितीय युद्ध में। यहाँ पे 1912 कर दिया, ये आप सुधार लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 1192 याद रखिएगा अभी, ठीक है, 1194 आपका। अगर हम बात करें कन्नौज की युद्ध की, आइए, कन्नौज का युद्ध 1194 में हुआ, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1540 में, इसी युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। कन्नौज के युद्ध को हम क्या कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ठीक है। अगर कभी पूछे चौसा का युद्ध कब हुआ था, अगर कभी पूछ दे चौसा का युद्ध, तो 1539 में, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम इस डाटा पे नहीं देखे थे शुरू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलियों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, ठीक है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का, तो MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, क्या हो जाएगा MBT, शॉर्ट में याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, तो कौन नहीं आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी को, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं, आइए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो कौन जाना जाता है, तो राणा कुंभा को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया,
तो बहमनियों से गोवा को किसने छीन लिया था? तो हरिहर द्वितीय ने छीन लिया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला आ गया है, तो कौन हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या है? निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ठीक है, तो किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, तो कौन कौन सम्मिलित है? देखिए, राजस्व सुधार, ये सही है। प्रशासनिक सुधार, ये भी आपका सही है। सैनिक सुधार, ये भी सही था। और करेंसी प्रणाली में सुधार, यानी कि चारों का चारों आपका क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। आइए, भारत में थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। सूची को है, इसको आपको मिलान करना है। तो सबसे आसान जो है मिलान करना, देखिए, सामवेद विश्व संगीत का जनक कहा जाता है, सबसे आसान है। अथर्ववेद, तो जहाँ तंत्र मंत्र, जो जादू टोना भूत प्रेत, जिस ऑप्शन में देखें तो देखिए, तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र है ना, तंत्र मंत्र और ये सब हो जाएगा, जादू टोना, ये सब जो भी आता है ये आपका अथर्ववेद में आता है। अच्छा, अगर हम बात करें, क्या हो जाए? सी और डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद का देखा तो ऋग्वेद किस में हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद किस में आ जाएगा? तो ये आपका स्रोत एवं कर्मकांड के लिए जाना जाता है। यानी कि 1 का 4 और 2 का 2। ठीक है, इतना याद रखिए, 1 का 4 2 का 2। चलिए देखते हैं 1 का 4 2 का 2 किस में है। तो 1 का 4 इसमें भी है, 2 का 2 इसमें भी है, और किसी में है 1 का 4 2 का 2? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। अमरावती महाराष्ट्र में है, ठीक है, और नागार्जुन कोंडा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश के समय में किया गया था। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 में क्या है? यूनानी लेखक, ठीक है, जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य को। इधर थोड़ा फोटो बढ़िया से नहीं आया है, देख लीजिएगा आप लोग। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया? तो कहाँ का किया गया था? तो उज्जैन का किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 78 का क्या हो जाएगा? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 79 नंबर, वह स्थान जहाँ प्राकृतिक तथा अशोक के ब्राह्मणी लिपि का पता चला, वो कौन सा स्थान था? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुराधापुर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम लोग सामान्य अध्ययन के देख लेंगे क्या क्या हो जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो ये क्या है? तो एक मतलब नाटक है कि पाली ग्रंथ है कि क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। 33 10 मिनट हम लोग इसको भी कोशिश करते हैं खत्म करने के लिए। आइए, गबन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपका राइट आंसर प्रेमचंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला देखते हैं, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है? आइए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो किस शासक ने? तो राज प्रथम ने करवाया था। आगे देखते हैं, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित किया गया था? 88 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अगला देखते हैं, दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? ठीक है, तो किस शासक ने की थी? तो हो जाएगा आपका MBT, बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो जस्ट आप लोग अभी जस्ट पीछे देख रहे थे,
चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, 1194 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई एवं पूरब से पश्चिम की चौड़ाई क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण आपका है कितना? 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम है 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच में संपर्क मार्ग है? ठीक है, तो किन दो स्थानों के बीच में है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुंबई से पुणे। दक्षिण सह्याद्री का निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा आपका मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो सुंडा जल संधि जोड़ती है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? ठीक है, तो लोह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बलवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बलवन ने किया था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा। देखिए यहाँ से बीपीएससी 9th-10th में पिछले बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूछा था? थोड़ा सा चेंज किया था। लोह और रक्त यहाँ जो लिखा हुआ है, और देखिए लोह और एवं रक्त ना, वहाँ पे क्या पूछा गया था? रक्त एवं लोह की नीति। रक्त एवं लोह, इतिहास का चैप्टर पहला पढ़िएगा ना, उसी में आपको दिखेगा लोह। तो कौन था? तो बिस्मार्क इसका आंसर हुआ था। सही है। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ था? तो बिस्मार्क। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण तो कौन नहीं है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की बूंदों को, ठीक है, तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? ना चिपकने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसंजक बल। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बढ़ेगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? ये किस प्रकार की तरंग हो जाएगा? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 103 नंबर देखते हैं क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। 104 नंबर देखते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 104 में क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। 105 नंबर देखते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मैथ और रीजनिंग की ओर चलते हैं। हो गया आपका 39 मिनट। ठीक है, चलिए तो 2 मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए 106 का आंसर क्या है? तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 107 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 107 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48 हो जाएगा। 108 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 109 का आपका राइट आंसर 75 यानी कि सी हो जाएगा। अगर हम 110 की बात करें तो 110 का आपका राइट आंसर 80 हो जाएगा। ठीक है, 111 की अगर हम बात करें तो 111 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 112 की देख लीजिए, 112 क्या हो जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर ए। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सॉरी, 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2100, ऑप्शन नंबर ए। 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो इसका हो जाएगा आपका 12 मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 मिनट। आइए 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 116 का 10। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 240 यानी 30, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है। ये 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 119 का हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 345। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 120 का सी। अब अगर आप सेट मिलाए हैं अभी अभी, ठीक है, तो सेट में नंबर अपना गिन लीजिए कितना नंबर आता है। ठीक है, और देखिए कि आपका कौन सा गलत मतलब कहाँ से हो रहा प्रश्न को, उसको एक दो बार पढ़िए। ठीक है, पढ़कर उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये हम लोग का आज सेट नंबर 3 खत्म हो गया है। ठीक है, और कल ज्योग्राफी आप लोग का वीडियो आएगा। ठीक है, कल 4 बजे शाम में ज्योग्राफी का वीडियो आने वाला, जो एक पेंडिंग में चल रहा है अभी, वो भी सेट 3 आने वाला है आप लोग का। यानी कि हिस्ट्री पॉलिटिकल सेट 3 खत्म, ज्योग्राफी पॉलिटिकल सेट 3 खत्म कल से। ठीक है, कल से 10 बजे सुबह, 10 बजे आपका सुबह में, ठीक है, 40 नंबर का सेट आने वाला है। कल से आपका 40 नंबर का सेट आने वाला है 10 बजे से। ठीक है, तो आप उससे भी जरूर बनाइएगा, उसका भी हम PDF आपको भेज दिए हैं ग्रुप में, देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।